साइड में लगा देता है और हैरानी से सुहानी को देखने लगता है। युवराज सुहानी से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी की जान ले सकता हूँ? सुहानी अगले ही पल कहती है, नहीं। युवराज कुछ सोचते हुए सुहानी को देखने लगता है। वो सुहानी को पद्मिनी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। वो जानता था कि सुहानी जितना पद्मिनी के बारे में जानेगी, उसकी जान के लिए उतना ही खतरा बढ़ जाएगा। कुछ सोचते हुए युवराज कहता है, उसने मुझ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो शक्तियां उस पर ही उल्टी पड़ गई, जिससे उसकी पूरी बॉडी जल गई। सुहानी कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ही तो कहा था कि रक्षा एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, फिर उससे कैसे गलती हो सकती है? युवराज कार स्टार्ट करके कहता है, हम सबके पास अभी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सुहानी युवराज की बातों से कन्विंस हो जाती है और आगे कोई सवाल नहीं करती। सुहानी खामोश होकर कार की दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगती है। युवराज कार ड्राइव करते हुए बीच बीच में सुहानी को देख रहा था। थोड़ी ही देर में सुहानी एक गहरी सांस लेती है। अब सुहानी के चेहरे पर शिकन आने लगी थी और वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। वो बेचैनी से अपने चारों तरफ देख रही थी। सुहानी अब काफी रेस्टलेस नजर आ रही थी। सुहानी की ये हालत देखकर युवराज अपनी कार रोक देता है। सुहानी घबराते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, वो सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहता है, नो। युवराज अब तक समझ चुका था कि सुहानी आखिर कहना क्या चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि सुहानी इस वक्त वो बात कहे। युवराज अभी सीरियस होकर सुहानी की आंखों में देख रहा था, जैसे वो सुहानी से कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। युवराज के मना करने के बावजूद सुहानी उसे कहती है, लेकिन युवराज सर। सुहानी फिर से बस इतना ही कह पाती है। तभी युवराज अपनी उंगली को उसके होठों पर हल्के से दबाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी, नो, ट्रस्ट मी, डोंट से एनीथिंग। सुहानी युवराज की उन गहरी आंखों के एक्सप्रेशन को समझ खामोश हो जाती है। जब युवराज कन्विंस हो जाता है कि आगे सुहानी कुछ भी नहीं कहने वाली, तब वो सुहानी के होठों से अपनी उंगली हटा लेता है और उससे दूर होते हुए वापस अपनी सीट पर आ जाता है। युवराज फिर से अपना सीट बेल्ट लगाता है और कार आगे बढ़ा देता है। सुहानी युवराज को हैरानी से देखने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि युवराज उसे कुछ कहने क्यों नहीं दे रहा है। कार स्टार्ट होते ही युवराज अपना फोन बाहर निकालता है और एक नंबर डायल करता है। सामने से कॉल रिसीव होते ही युवराज कहता है, राघव, हम अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम जहां भी हो जल्दी से घर पहुंचो। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। कुछ ही देर में युवराज राघव के घर के बाहर अपनी कार रोकता है। सुहानी अभी भी थोड़े शॉक में थी। कार रुकते ही युवराज कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ आकर सुहानी के साइड का दरवाजा खोल देता है। इससे पहले सुहानी खुद कुछ करती, युवराज उसके पास जाकर उसका सीट बेल्ट निकालता है और उसका हाथ पकड़कर बड़ी तेजी से राघव के घर के अंदर चला जाता है। युवराज का चेहरा अभी बिल्कुल सीरियस था। पूरे रास्ते ना उसने एक शब्द कहा था और ना सुहानी ने। युवराज सुहानी को लेकर राघव के घर के लिविंग एरिया में आता है। उन दोनों के अंदर आते ही राघव, जो वहां बैठा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है और क्यूरियस होकर युवराज से कहता है, क्या बात है युवराज, तुमने मुझे इतनी जल्दी घर पहुंचने के लिए क्यों कहा? युवराज राघव की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वहां वो सुहानी के कंधों को पकड़कर कहता है, क्या वो वहीं पर है? सुहानी युवराज से घबराते हुए कहती है, हाँ, शायद वो वहीं कहीं है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए आगे कहती है, लेकिन आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? हम तभी जाकर उसे ढूंढ सकते थे ना? राघव वहीं युवराज और सुहानी के पास ही खड़ा था और उसे उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो चिढ़ते हुए युवराज से कहता है, तुम मुझे कुछ बताओगे भी या नहीं? कौन सी चीज कहाँ है?
युवराज सुहानी को ही देखते हुए राघव को जवाब देता है, वो कलश जिसमें मृदुला की अस्थियां हैं। राघव भी ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो युवराज और सुहानी के पास जाकर कहता है, इसका मतलब तुम लोगों को वो दूसरा कलश मिल गया? कहाँ है वो? युवराज कहता है, शहर के दूसरे हिस्से के जंगल वाले रास्ते में। राघव कहता है, लेकिन तुम लोग वहां क्या करने गए थे? युवराज कहता है, मेन रूट पर ट्रैफिक था तो मैंने वो रूट लिया था। युवराज की बात पूरी होते ही सुहानी कहती है, युवराज सर, आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? युवराज सुहानी से कहता है, मैं हमेशा से उस साए की मौजूदगी अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जब से उस साए ने मुझे उस कटार से मारा है, उसके बाद से मैंने उसे अपने आसपास महसूस नहीं किया है। इसका मतलब या तो वो कई दिनों से मेरे आसपास नहीं है, या फिर मैं अब उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो साया उस वक्त हमारे आसपास ही रहा हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां कुछ भी कहने से रोक दिया। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी कहती है, तो क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? राघव सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें उस पत्थर के बारे में बताया था ना, उसी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकती। युवराज फिर से राघव की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, सुहानी, वो कलश एग्जैक्टली कहाँ है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे बस उस कलश के आसपास होने का एहसास हुआ। उसके आसपास होने का एहसास बहुत डरावना था। मुझे ऐसा लगा जैसे अब सब खत्म हो जाएगा। उस कलश को ढूंढने के लिए हमें फिर से वहीं जाना होगा। राघव कहता है, तो ठीक है, चलो हम फिर से वहीं चलते हैं। युवराज कहता है, तुम नहीं, सुहानी को मैं वहां लेकर जाऊंगा। अगर उस साए को थोड़ा भी अंदाजा हो गया कि सुहानी उसके साथ क्या कर सकती है, तो हम सुहानी को उससे नहीं बचा पाएंगे। कल सुबह हम वहां फिर से जाएंगे। सुहानी परेशान होकर कहती है, लेकिन युवराज सर, अगर हमने वो कलश बाहर निकाल लिया तो मृदुला पापा और विवेक के पेरेंट्स की तरह हमें भी मारने की कोशिश करेगी। उस कलश के बाहर निकलते ही उसे पता चल जाएगा और वो अपनी अस्थियों को हमसे लेने आ जाएगी। युवराज संजीदगी के साथ कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए हम अभी सिर्फ उस कलश को ढूंढेंगे। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि उसका करना क्या है, तब तक ना हम उसे बाहर निकालेंगे और ना ही इस घर के बाहर उस बारे में बात करेंगे। युवराज फिर से सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, सुहानी, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। राघव भी युवराज की बात से सहमत होता है और आगे कुछ नहीं कहता। इधर अर्नव के घर में समायरा बेड पर लेटी हुई थी और अर्नव उसी कमरे में डेस्क पर कुछ फाइल्स देख रहा था। फाइल्स देखते हुए अर्नव बीच बीच में समायरा को भी देख रहा था। वो बस समायरा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद अर्नव समायरा के चेहरे पर कुछ हरकत नोटिस करता है। ये देखते ही वो तुरंत समायरा के पास चला जाता है। अर्नव को डर था कि होश में आते ही समायरा फिर से भागने की कोशिश ना करे। अर्नव के वहां पहुंचते ही समायरा की आंखें खुल जाती हैं और वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। समायरा देखती है कि वो एक अनजान जगह में बेड पर लेटी है और फिर उसकी नजर अर्नव पर जाती है। अर्नव को देखकर समायरा को तसल्ली होती है, क्योंकि वो अर्नव को पहले से जानती थी और उसे पता था कि अर्नव एक काबिल ऑफिसर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान है। अर्नव को देखते हुए समायरा को कल रात की अपनी हरकत याद आती है और उसे ये भी याद आ जाता है कि अब उसकी माँ नहीं रही। ये याद आते ही समायरा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। समायरा को इस हालत में रोते देखकर अर्नव को जहां उसके लिए बुरा लगता है, वहीं वो कंफ्यूज भी हो जाता है। लेकिन इस वक्त उसे समायरा से कोई भी सवाल करना सही नहीं लगता। अर्नव पास रखे अपने रुमाल से समायरा के आंसू पोंछता है। अर्नव का ये जेस्चर समायरा के लिए बिल्कुल नया था। इससे पहले कभी किसी ने ना उससे हमदर्दी जताई थी, ना ही कभी उसके आंसू पोंछे थे। समायरा अपने बेड से उठने की कोशिश करने लगती है,
ये देखकर अर्नव उससे कहता है, समायरा अभी तुम आराम करो, तुम्हारी बॉडी में काफी वीकनेस है। समायरा अर्नव की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और उठने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर अर्नव उठने में समायरा की मदद करने लगता है। अर्नव उसे बेड पर बैठाकर उसके पीछे पिल्लो लगा देता है, जिससे समायरा को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। समायरा अभी रात से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। वो बिल्कुल शांत और उदास थी। अर्नव को समायरा को इस तरह से उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अर्नव समायरा का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, अब कैसा फील कर रही हो? समायरा अर्नव को देखते हुए कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? अर्नव कहता है, तुम पर किसी ने अटैक किया था और तुम कोमा में चली गई थी। हॉस्पिटल में तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। युवराज ने पहले ही अर्नव को अपने बारे में समायरा से कुछ भी कहने से मना किया था, इसीलिए अर्नव समायरा को नहीं बताता कि युवराज उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। समायरा अर्नव की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अर्नव कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसे खुद भी समायरा के उस सवाल का जवाब नहीं पता था। वो तो बस समायरा को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह वो खुद नहीं जानता था। अर्नव बहाना बनाते हुए कहता है, तुमने मेरी कई बार मदद की है, अब जब मेरी बारी आई तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? अर्नव का ये जवाब सुनकर कुछ पलों के लिए समायरा उसे बस देखती रह जाती है। कुछ देर बाद वो कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा। समायरा के ऐसा कहते ही अर्नव उस पर अपना हक जमाते हुए कहता है, नहीं समायरा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। समायरा अर्नव को गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुम रोकोगे मुझे? अर्नव बहुत पोलाइटली कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मेरे साथ रहो। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी यहाँ से चली जाना। समायरा को अर्नव की उसके लिए फिक्र पिघला रही थी। वो अपना ध्यान बांटते हुए अर्नव से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। अर्नव सहज होकर कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने बिना किसी स्वार्थ के हर बार मेरी मदद की है। तुम एक अच्छी इंसान हो और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अर्नव का हर जवाब समायरा को हैरान करता जा रहा था। वो बस ब्लैंक होकर अर्नव को देखने लगती है। क्या अर्नव और समायरा का रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा है? क्या समायरा अर्नव के घर में रुकने के लिए मान जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ गर्ल्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समायरा अपनी नजरें अर्नव से नहीं हटा पा रही थी। अर्नव समायरा का वो साइड देख पा रहा था जो अब तक खुद समायरा ने नहीं देखा था। वो अर्नव को मना नहीं कर पाती है और उसे कहती है, ठीक है, मैं कुछ दिनों तक इस घर में रहूंगी। ये सुनकर अर्नव की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो अपनी खुशी समायरा के सामने जाहिर नहीं करता। इधर निशा विवेक के साथ उसके कमरे में बैठे हुए उस ट्रांसलेटर के ईमेल का वेट कर रही थी। तभी विवेक का फोन बजता है। विवेक अपना फोन देखते ही कहता है, निशा, वो ईमेल आ गया। ये सुनते ही निशा विवेक के पास आकर बैठ जाती है और उसके मोबाइल स्क्रीन को देखने लगती है। विवेक वो ईमेल ओपन करता है और उस लास्ट पेज को पढ़ना शुरू करता है। विवेक ईमेल को पढ़ते हुए कहता है, उस अघोरी बाबा ने मुझे ये भी बताया था कि मृदुला की आत्मा इंसानी शरीर धारण करने में सक्षम है। भले ही उसका शरीर जल चुका है, लेकिन वो इंसानों के बीच इंसानों की तरह ही अपने उसी रूप में रह सकती है। मुझे नहीं पता कि मेरी लिखी ये पांडुलिपि कभी किताब बन पाएगी या नहीं, लेकिन अगर किसी ने मृदुला के बारे में जानने के लिए इसे ढूंढ लिया है तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मृदुला की पहचान कैसे की जा सकती है। मृदुला जब जिंदा थी तो उसने अपने दाहिने हाथ पर मेरा नाम गुदवाया था। अगर वो फिर से आज़ाद होकर अपने उसी रूप में रह रही है
तो अब भी उसके हाथ पर मेरा नाम लिखा होगा। उस पेज को पूरा पढ़ने के बाद विवेक निशा की तरफ देखते हुए कहता है, तो ये बात है जो युवराज सर हमसे छुपाना चाहते हैं। निशा कहती है, लेकिन वो हमसे ये बात क्यों छुपाना चाहते हैं? विवेक कहता है, मैंने कहा ना, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जानते हैं कि ये बात जानकर हम मृदुला को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। निशा युवराज पर शक करते हुए कहती है, एक और भी वजह हो सकती है हमसे ये बात छुपाने की। विवेक क्यूरियस होकर कहता है, और क्या वजह हो सकती है? निशा कहती है, हो सकता है कि युवराज सर जान गए हों कि मृदुला किस रूप में रह रही है। निशा का जवाब सुनकर विवेक भी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद युवराज सुहानी को लेकर घर आ जाता है। युवराज कार पार्क करके सुहानी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर जाता है। जब से सुहानी को उस कलश के बारे में पता चला था, तब से वो बिल्कुल खोई खोई सी लग रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट युवराज साफ साफ देख पा रहा था। इसीलिए वो सुहानी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। युवराज सुहानी को उसके बेड पर बैठाता है और पानी का एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ाता है। सुहानी युवराज के हाथ से वो ग्लास लेकर पानी पीती है और वहीं खामोश बैठी रहती है। युवराज सुहानी के पास बैठ जाता है और कहता है, तुम ठीक हो? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है। वो युवराज को कुछ अलग ही नजरों से देखती है। वो युवराज को बताना चाहती थी कि जब उसे उस कलश की मौजूदगी का पता चला, उस वक्त उसे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। वो मृदुला की मौजूदगी अपने पास महसूस कर रही थी। ऐसी घबराहट उसे इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन सुहानी नहीं जानती थी कि अब उसे युवराज से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। युवराज तो अब उसकी आंखें पढ़ने लगा था। सुहानी की आंखों में देखकर युवराज उसके अंदर का डर, बेचैनी और घबराहट साफ देख पा रहा था। युवराज उस बेड से उठ जाता है और सुहानी का हाथ पकड़कर उसे भी उठा देता है। सुहानी समझ नहीं रही थी कि युवराज क्या करना चाहता है। इससे पहले सुहानी कुछ कह पाती, युवराज आगे बढ़कर उसे टाइटली हग कर लेता है। सुहानी को हग किए हुए युवराज उससे कहता है, परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। युवराज की बात सुनकर सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने मन में कहती है, युवराज सर, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आप उससे आज़ाद हो जाओ और हमेशा सेफ रहो। आपकी ज़िंदगी के सामने मेरे लिए मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मैं बस आपको उससे बचाना चाहती हूँ और ऐसा करने में मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे मंजूर है। रात के 12 बजे थे। दीवान विला में इस वक्त सभी सो चुके थे। युवराज भी गहरी नींद में सो रहा था। इस वक्त उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तभी खिड़की से वो साया अंदर आता है। इस बार उस साये के आने से युवराज अपनी नींद से नहीं जागता, बल्कि आराम से अपने बेड पर सोया रहता है। वो साया युवराज से कुछ ऊपर हवा में इस तरह से आ जाता है कि युवराज का चेहरा उस साये के चेहरे के सामने होता है। वो साया एक टक युवराज को ही देखता रहता है। उस साये से एक औरत की आवाज आती है, उसने ठीक ही कहा था, अब तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते, बस कुछ दिन और, फिर तुम हर दर्द से आजाद हो जाओगे। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक एक साथ कॉलेज के लिए निकल रहे थे। सुहानी रॉबिन के पास जाकर कहती है, मिस्टर रॉबिन, चलें? रॉबिन सुहानी से कहता है, मैडम, युवराज सर ने कहा है कि आज से आप लोगों को बॉडीगार्ड्स के साथ कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले जैसे जाते थे वैसे ही जा सकते हैं। रॉबिन की बात सुनकर निशा और विवेक खुश हो जाते हैं। वो हर वक्त सिक्योरिटी के साथ रहकर परेशान हो चुके थे, लेकिन सुहानी ये सुनकर चौंक जाती है। वो रॉबिन से कहती है, लेकिन युवराज सर ने ऐसा क्यों कहा? रॉबिन कहता है, अब युवराज सर कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो बस वही जानते हैं। मेरा काम बस उनका ऑर्डर फॉलो करना है। सुहानी निशा और विवेक के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है।
सुहानी के बाहर जाते ही रॉबिन युवराज को कॉल करके कहता है, सर, सुहानी मैडम घर से निकल चुकी हैं और उनको बिना बताए मैंने उनके पीछे कैजुअल कपड़ों में बॉडीगार्ड्स भेज दिए हैं। अपने ऑफिस में बैठा युवराज रॉबिन से कहता है, ध्यान रहे उन्हें पता ना चले कि हम उन पर नजर रख रहे हैं। रॉबिन नर्वस होकर कहता है, युवराज सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? युवराज कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे गार्ड्स की वजह से सुहानी और उसके दोस्त परेशान हो। ये कहकर युवराज फोन काट देता है। वो समझ गया था कि रॉबिन उससे क्या सवाल करना चाहता था, इसीलिए उसने बिना रॉबिन के पूछे उसे उसके सवाल का जवाब दे दिया। इधर कॉलेज पहुंचते ही सुहानी के फोन पर एक मैसेज आता है। सुहानी जब अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि वो मैसेज युवराज का था। उसमें लिखा था, मैं 3 बजे तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूंगा, फिर हम वहां जाएंगे। मैसेज देखकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज उससे कहाँ जाने की बात कर रहा है। ऑफिस का अपना काम खत्म करने के बाद युवराज सुहानी को पिक करने के लिए कॉलेज की तरफ बढ़ता है। इस वक्त अक्षय भी युवराज के साथ ही था। युवराज उसे रास्ते में कहीं ड्रॉप करने वाला था। युवराज शांत बैठा ड्राइव कर रहा था और अक्षय उसके खामोश रहने की वजह से बोर हो रहा था। अक्षय युवराज से बात करने के लिए कहता है, युवराज, तुझसे एक बात पूछूं? युवराज सामने देखते हुए कहता है, अक्षय एक्साइटेड होकर कहता है, तूने सुहानी को प्रपोज किया? युवराज कहता है, क्यों? अक्षय युवराज को समझाते हुए कहता है, अरे तू उससे प्यार करता है तो तुझे। अक्षय इतना ही कह पाया था कि युवराज उसे टोकते हुए कहता है, तू ये क्यों पूछ रहा है? अक्षय स्माइल करते हुए जवाब देता है, अरे तू मेरा भाई है, पहली बार तुझे किसी से प्यार हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि तूने उसे प्रपोज किया है या नहीं। युवराज आगे देखते हुए कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। युवराज का जवाब सुनकर अक्षय परेशान होते हुए कहता है, मतलब अब तक तूने उसे प्रपोज नहीं किया है? युवराज इस पर कुछ नहीं कहता। अक्षय आगे कहता है, युवराज मेरे भाई, ऐसे मामले में देर नहीं करते, ऐसा ना हो कि तू वेट करता रह जाए और सुहानी को कोई और पटा ले जाए। यहाँ हर कोई तेरे भाई जैसा नहीं है कि तेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दे। युवराज एक नजर अक्षय को देखता है, फिर सामने देखने लगता है। अक्षय आगे कहता है, देख यार, सुहानी बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, उसके आसपास ऑप्शंस की कमी नहीं है, तू जल्दी उसे प्रपोज कर दे, इससे पहले उसे कोई और ले जाए। अक्षय की ये बात युवराज के दिल पर लग जाती है, लेकिन वो ये बात अक्षय के सामने जाहिर नहीं होने देता। कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने के बाद सुहानी लाइब्रेरी में अपने नोट्स बना रही थी। निशा और विवेक किसी काम से कॉलेज से बाहर गए थे। लाइब्रेरी में आज काफी स्टूडेंट्स थे, जिस वजह से निशा और विवेक ने सुहानी को अकेले वहां रहने दिया था। वो 1 घंटे में वापस आने वाले थे। युवराज के 3 बॉडीगार्ड्स भी सुहानी के सामने वाले डेस्क पर बुक सामने रखे हुए सुहानी पर नजर रख रहे थे, जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। निशा और विवेक के पीछे भी युवराज के बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। सुहानी अकेले डेस्क पर बैठे अपने नोट्स बना रही थी। लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर में स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ाई करते थे और सेकंड फ्लोर में बुक शेल्फ में बुक्स रखे हुए थे। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद सुहानी को कुछ बुक्स की जरूरत पड़ती है, जिसे लाने के लिए वो लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर में चली जाती है। सेकंड फ्लोर पर हमेशा की तरह बहुत कम लोग थे। सेंट थॉमस कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। वहां इतने सारे बुक शेल्फ में बुक अरेंज थे कि उसके अंदर जाने पर वो फ्लोर किसी भूल भुलैया की तरह लगता था। सुहानी सेकंड फ्लोर में जाकर अपने लिए बुक्स ढूंढ रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद सुहानी को वो 2 बुक्स मिल जाती हैं, जिसकी उसे जरूरत थी। सुहानी वापस फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपने सामने से तेजी से कोई चीज गुजरती हुई दिखाई देती है। अचानक से ये देखकर सुहानी डर जाती है। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर से बाहर निकलने लगती है। तभी उसके सामने एक बुक शेल्फ से कई सारे बुक्स गिर जाते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही वो बुक्स नीचे गिरते हैं, सेकंड फ्लोर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये देखकर सुहानी और भी ज्यादा डर जाती है। वो समझ चुकी थी कि वहां जरूर कुछ तो गलत है।
अब सुहानी के दोनों तरफ बुक शेल्फ और पीछे एक दीवार थी। सुहानी के सामने एक बुक शेल्फ के सारे बुक्स गिर चुके थे। ये सब देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो साया वहीं उसे मारने आया है। सुहानी घबराते हुए अपने हाथ में रखे फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है और सामने के बुक्स को हटाने लगती है। जैसे ही सुहानी बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाकर एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर से कोई चीज तेजी से उसके सामने से गुजर जाती है। सुहानी डर कर अपने कदम पीछे ले लेती है। अब सुहानी को यकीन हो गया था कि वो साया वहीं उसके आसपास है। सुहानी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और भागते हुए सेकंड फ्लोर से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी कुछ बुक शेल्फ को पार करती है, एक बड़ा सा बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने लगता है। सुहानी वहां से हट नहीं पाती तो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। कौन था जिसने सुहानी को बचाया?